तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टैक्स इनवॉइस, आपका चैप्टर नंबर 8 जो आईसीआई के मॉड्यूल में है, जिसमें हम टैक्स इनवॉइस के बारे में पढ़ेंगे। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम आईसीआई का मॉड्यूल डायरेक्टली खोल लेते हैं। इसके साथ साथ इस चैप्टर को पूरा करेंगे। इस चैप्टर में ई वे बिल भी है, इस चैप्टर में ई इनवॉइसिंग भी है, क्यूआर कोड भी है, सब कुछ कवर कर लेंगे और टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चन सारे निकाल लेंगे। तो आप चैप्टर नंबर 8 पर आ जाइए, इनवॉइसिंग। तो आप जैसे ही चैप्टर नंबर 8 खोलेंगे, उसके बाद पेज नंबर 8.72 खोलना आपका 8.72। तो सारे बच्चे 8.72 पे आ जाएंगे, दिस वन। बहुत बढ़िया। तो हमने पढ़ा था आईटीसी लेने के लिए हमें 16 सबसेक्शन 2 में पहला नंबर ए में बोलता था कि हमको इनवॉइस चाहिए। हमने पढ़े थे 6 इनवॉइसेस पे हमें आईटीसी मिलता था। उसमें से पहला था टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस पे हमें आईटीसी मिलता था। ठीक, तो उसके बारे में ही बात करेंगे कि किन किन लोगों को टैक्स इनवॉइस, किन किन लोगों को बिल ऑफ सप्लाई, किन किन लोगों को रिवाइज टैक्स इनवॉइस, किन किन लोगों को आईएसडी, किन किन लोगों को क्या क्या टैक्स इनवॉइस, क्या क्या इनवॉइस इशू करना है। सपोज मैंने सेक्शन 9 ले रखा है, मैं लेवी, मेरे को नॉर्मल लेवी लगता है, तो देयरफॉर मेरे को क्या लेना चाहिए, मुझे टैक्स इनवॉइस भरना चाहिए या मुझे बिल ऑफ सप्लाई भरना चाहिए। जब मैं कुछ माल बेचूंगा, चाहे मैं सप्लाई ऑफ गुड्स करूं या सर्विसेज करूं, तो मेरे को क्या टैक्स इनवॉइस भरना चाहिए या हमें बिल ऑफ सप्लाई भरनी चाहिए, या और भी इनवॉइसेज हैं, हम रेस्पेक्टिव बात करेंगे। उसकी मैंने समरी भी बहुत अच्छी बनाई हुई है। तो इसलिए हमको ये टैक्स इनवॉइस चैप्टर नंबर 8 आईसीआई ने पढ़ाया कि किस किस सप्लायर को, क्योंकि रिसिपिएंट मैंने बताया था, गोल्डन रूल लिख लेना। रिसिपिएंट वो व्यक्ति होता है जो कि पेमेंट देता है, जो कि पेमेंट देता है। किसको देता है? सप्लायर को। तो सप्लायर कौन होगा? जो प्रोवाइड कर रहा है सेल्स ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज या सप्लाई ऑफ गुड्स, तो वो कौन हो गया? सप्लायर। जैसे मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर मैंने आपको बिल दिया इसके रिस्पेक्ट में, तो मेरे को टैक्स इनवॉइस देना चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई देनी चाहिए। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो मुझे कौन से इनवॉइस देनी चाहिए, अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो मुझे कौन सा इनवॉइस देनी चाहिए, सारा कुछ क्लियर कर लेंगे। तो हम बात करते हैं हु कैन रेज अ टैक्स इनवॉइस। कौन टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, कौन रेज करेगा? तो रजिस्टर्ड पर्सन। सर जीएसटी में अगर टैक्स इनवॉइस इशू करना है तो रजिस्टर्ड पर्सन होना पड़ेगा। सर रजिस्टर्ड पर्सन क्या? सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन चैप्टर, इससे पहले वाली वीडियो। तो सर हमको, चाहे हम वॉलंटरी रजिस्टर्ड हो या हमें कंडीशन 22 की या 24 की क्वालिफाई होने के बाद हम रजिस्टर्ड हो, तो अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन बन गए तो हमें क्या इशू करना है? टैक्स इनवॉइस इशू करना है। ठीक है सर, मानी बात। तो कौन इशू करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, हु सप्लाइंग द टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। बहुत अच्छी बात। और रिसीव टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये भी समझा देता हूँ क्या है। हमने पढ़ा था सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, जिसमें सप्लायर को नहीं, रिसिपिएंट को अंडर रिवर्स चार्ज टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये वही चीज कह रहा है कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड क्यों हो? क्योंकि उसको सेक्शन 23 में या किसी और सेक्शन में जीएसटी में एग्जेम्प्ट कर दिया रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो उसका टैक्स कौन पे करेगा? उसका टैक्स पे करेगा रिसिपिएंट। तो उस केस में अगर आप रिसिपिएंट हैं, यस आई एम अ रिसिपिएंट, ठीक, रिसिपिएंट रिसीविंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, तो उस केस में रिसिपिएंट को जाके रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है और उसकी आईटीसी लेनी है, जो कि हमने आईटीसी वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया था। अच्छा सर, तो टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए मुझे रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइसिंग, ये हमने पढ़ी थी टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में, बहुत अच्छे से घुस के पढ़ी थी। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। टाइम ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा था कि टाइम लिमिट फॉर इशूइंग ऑफ इनवॉइस क्या क्या होंगी, कैसे कैसे होंगी। तो अगर हम बात करें इशू ऑफ इनवॉइस, अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ गुड्स का, इशू ऑफ इनवॉइस अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ सर्विसेज का, इशू ऑफ इनवॉइस अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ गुड्स का, तो उस केस में इशू की टाइम लिमिट क्या होगी इनवॉइस इशू करने की? तो देखिए, जैसे मैं ये पेन बना रहा हूँ और इस पेन को मैंने बेचा, मैं यूपी का हूँ और मैंने इस पेन को बेचा दिल्ली जाके, मतलब दिल्ली में जाएगा ये पेन, दिल्ली के किसी पर्सन ने मेरे से ये पेन खरीदा, तो देयरफॉर इसका मूवमेंट यूपी से उठ के दिल्ली जाएगा, पक्की बात है? यस सर जाएगा। तो सर मेरे को बिल कब देना चाहिए या मेरा टाइम लिमिट क्या होगा बिल का?
तो अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, यस, यूपी से उठ के दिल्ली या मेरठ में मैं रहता हूँ, मेरठ यूपी में ही आता है, तो यूपी से उठ के गुड्स दिल्ली में जाएगा, यस, मूवमेंट इन्वॉल्व है। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो ऑन और बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ऑन और बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, या ऑन और बिफोर रिमूवल या मूवमेंट कुछ भी कह लो, तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स आपको क्या इशू करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा इन केस ऑफ गुड्स, ठीक, इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। यस, यूपी से उठ के मूवमेंट दिल्ली में जा रही है, मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो ऑन और बिफोर, मतलब जब मूवमेंट इन्वॉल्व होने वाली है उस टाइम या उससे पहले आपको क्या इशू करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है सर। सर जब मूवमेंट इन्वॉल्व ना हो, मैंने चिप्स का पैकेट लिया, दुकान में लिया और फाड़ा खा गया, मूवमेंट इन्वॉल्व ही नहीं थी, पैकेट लिया खा लिया, मैं कहीं लेके ही नहीं गया उस पैकेट को, तो सर उस केस में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग क्या होगी, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जैसे ही सप्लायर ने आपको चिप्स का पैकेट दिया, ये देते ही के साथ ही जैसे ही सप्लायर के हाथ से छूटा उस टाइम ही क्या इशू करना पड़ेगा सप्लायर को, जो दुकानदार है उसको चिप्स के पैकेट का इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। वेयर नो मूवमेंट इज इन्वॉल्व, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यस, डिलीवरी देते ही, जैसे ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है, तो इसने जैसे ही चिप्स का पैकेट डिलीवर करा, यस, इन्वॉल्व नहीं है मूवमेंट, तो उसके साथ ही क्या देना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई, एज द केस में भी अभी पढ़ेंगे किस किस लोगों को क्या क्या लगेगा। अच्छा सर, सर्विसेज का केस पढ़ते हैं इसके बाद। सर्विसेज वालों के लिए मैंने बोला था 30 डेज की लिमिट है, अगर नहीं समझ में आ रहा टाइम ऑफ सप्लाई में तोड़ तोड़ के समझाया, 30 डेज की लिमिट दी गई है सर्विसेज वालों को। जैसे मैं आपके घर में एसी रिपेयर करता हूँ, मैंने आपके घर में एसी रिपेयर करा, और सपोज मैंने आपके घर में एसी रिपेयर करा ऑन 1 अप्रैल 2022, देयरफॉर एसी रिपेयरिंग की सर्विसेज कब कंप्लीट हो गई, ऑन 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है सर, तो ऑन 1 अप्रैल 2022 को छोड़ के उसके अगले दिन से 30 दिन गिन लीजिए, कब तक, 1 मई तक आपको इन केस ऑफ सर्विसेज बिल इशू करना पड़ता है। तो विद इन 30 डेज, कितना टाइम दिया है, 30 डेज फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब है कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, जिस दिन सप्लाई, यस, जिस दिन सर्विसेज कंप्लीट हो गई वहां से 30 डेज। फ्रॉम को हमने बोला था एक्सक्लूड करेंगे, उस दिन को एक्सक्लूड करो जिस दिन वो सर्विसेज, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंप्लीट हो गई हैं, उस दिन को एक्सक्लूड करके अगले 30 दिन। ओके सर। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के केस में ये 30 डेज नहीं है, 45 डेज है, बस इतना सा है। ओके सर। सर एक केस आता है जब गुड्स हमारा बिकता है सेल्स और रिटर्न बेसिस। ये क्या होता है सर, आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में मतलब 11th 12th में पढ़ा होगा, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है बच्चों, तो सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस ये आपने पढ़ा होगा, कब पढ़ा होगा, 11th 12th में। तो उस केस में हमारा टाइम क्या होगा, इशूइंग ऑफ इनवॉइस। क्यों सर, सर इस केस में तो मूवमेंट इन्वॉल्व है। अगर कैसे सर, जैसे मैं यूपी का हूँ और मैंने ये पेन कहाँ बेचा, दिल्ली वाले लोगों को बेचा, तो मैंने ये पेन यूपी से उठा के दिल्ली डिलीवर करूँगा, यस, मूवमेंट इन्वॉल्व है। तो सर टैक्स इनवॉइस तो इशू करना है ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स। यस सर, यस बेटा, बिल्कुल यही बात है। बट इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, अगर मैं यूपी का बंदा हूँ और मैंने दिल्ली वाले पर्सन को बोला तो ये गुड्स ले जा, समझ में आया रखना, नहीं तो मेरे को वापस कर देना, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा 6 मंथ्स और टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर। तो क्या बोला, 6 मंथ्स, सॉरी बेटा, क्या बोला, 6 मंथ्स फ्रॉम द रिमूवल, यस, इस डेट से 6 महीने या और बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर। सर बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई मतलब टाइम ऑफ सप्लाई में हम पढ़ेंगे, गुड्स के केस में हम 12 पढ़ते थे, सर्विसेज के केस में हम 13 पढ़ते थे। तो 12 और 13 में अगर टाइम ऑफ सप्लाई आ गया उसका, इस गुड्स का, जिसको गुड्स सेल ऑफ अप्रूवल बेसिस। सर कैसे, मैंने बोला समझ में आया तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। उसकी समझ में आ गया, उसने रख लिया, जिस दिन उसने अप्रूवल दे दिया, हाँ मैंने रख लिया, वो 6 महीने से पहले भी हो सकता है, 6 महीने के बाद भी हो सकता है, बट मैक्सिमम टाइम किसके केस में, गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस के केस में मैक्सिमम टाइम 6 महीना है। तो सर विद इन 6 मंथ्स, जैसे यहाँ से रिमूवल हुआ, यूपी से रिमूव हुआ, दिल्ली गया,
तो जब से रिमूव हुआ वहाँ से 6 महीने या जिस दिन उसने अप्रूव कर दिया, विच एवर इज अर्लियर, आपका क्या हो जाएगा, आपको इशू करना पड़ेगा टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई एज द केस मे बी। ओके सर, गुड्स के केस में पढ़ लिया रिमूवल अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो डिलीवरी। अगर सर्विसेज का केस हो 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन, बैंकिंग और एनबीएफसी या इंश्योरेंस कंपनी 45 डेज। अगर मैंने गुड्स सेंटर अप्रूवल बेसिस पे गुड्स दिया है तो 6 मंथ्स और एट द टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर में मेरे को टैक्स इनवॉइस या इनवॉइसिंग इशू करना पड़ेगा। सर एक केस होता है जब हम कॉन्टिन्यूस सप्लाई देते हैं, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर उस केसेस में बिल कैसे इनवॉइस हो इशू होगा, कैसे बेटा, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं सिविल कंस्ट्रक्शन करता हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मैं इस बिल्डिंग को 3 महीने में या सपोज 1 साल में बना दूंगा। ठीक, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैंने इस बिल्डिंग को 1 साल में बना दूंगा। तो सर उस केसेस में टाइम लिमिट फॉर इशूइंग ऑफ इनवॉइस कैसे होगी? क्या कंप्लीशन पे इशू करूं इनवॉइस उस बंदे को, जिस बंदा जो मेरे को रिसिपिएंट है उसको कंप्लीशन पे बिल इशू करूं, या सर बीच बीच में बिल इशू करता रहूं? तो इस केस में आप पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई जो इसी चैप्टर की शुरुआत में दे रखी है। कॉन्टिन्यूस सप्लाई होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वो मैं 3 कंडीशन लिखवा देता हूँ आपको। पहली कंडीशन है, अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई है किसका, सर्विसेज का, अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई है सर्विसेज का तो ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सर क्या क्या है ये 3 कंडीशन? तो पहला कंडीशन इसमें है कि आपका कॉन्टिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए। सर कॉन्टिन्यूस कैसे? ये सप्लाई कॉन्टिन्यू चलती होनी चाहिए। कितने महीने के लिए? मोर देन 3 मंथ्स। कॉन्टिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए 3 महीने से ज़्यादा की, एंड इसमें पीरियोडिक पेमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। सर अब भी नहीं समझ में आया। कॉन्टिन्यूस सप्लाई कब होगी? जब 3 महीने से ज़्यादा का काम चलेगा या 3 महीने से ज़्यादा की सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। मैंने एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को बोला कि मैं ये 10,000 ये मैं रोज़ 100 जनों को खाना 1 साल तक दूंगा। उसने मेरे को लमसम पेमेंट कर दिया, या वो मेरे को बोला कि इस डेट पे मैं या 3 महीने में मैं 4 पेमेंट कर दूंगा। तो सर ये कंटिन्यूस सप्लाई बन गई या नहीं? तो समझिए इस एग्जांपल में ये 3 महीने से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, देयरफॉर कंटिन्यूस सप्लाई है। और इसके साथ साथ एक कंडीशन और पूरी होनी चाहिए, पीरियोडिक पेमेंट। यस, उस बंदे ने, चैरिटेबल ट्रस्ट ने मेरे को बोला कि हाँ हर 3 महीने में, हर क्वार्टरली 4 पेमेंट हो जाएंगी 1 साल में, तो देयरफॉर ये कंटिन्यूस सप्लाई हो गया। तो सर कंटिन्यूस सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज के केस में अगर आपका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है तो वही क्या बन जाएगी आपकी डेट ऑफ इशूइंग ऑफ इनवॉइस। ठीक, अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है तो उस केस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, जिस दिन वो चैरिटेबल ट्रस्ट मेरे को पेमेंट देगा, मैं क्या मान लूँगा, मुझे को इनवॉइस इशू करना है उस चैरिटेबल ट्रस्ट को। पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट। उसने मेरे को बोला कि अगर आपने किसी दिन में, अगर आपने 1 महीने में 500 जिस भी तारीख, 1 महीने की जिस भी तारीख को आपने 500 डिब्बों से ज़्यादा जो फूड के मेरे को पैकेट देने हैं, 500 डिब्बे से ज़्यादा पे आप अपनी पेमेंट ले जाए करना। मैंने क्या ठीक है, तो पेमेंट लिंक है कंप्लीशन ऑफ इवेंट के साथ साथ। तो ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ इवेंट हम क्या इशू कर देंगे, इशू कर देंगे इनवॉइस। किसको? चैरिटेबल ट्रस्ट को। ठीक है बच्चों, ठीक। अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो उस केस में क्या होगा, टाइम लिमिट फॉर इशूइंग ऑफ इनवॉइस। इसमें 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन सा इसमें कंडीशन नहीं होता? इसमें 3 मंथ्स वाला कंडीशन नहीं है गुड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स की 2 कंडीशन है कि कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए एंड पेमेंट टर्म्स कैन बी डिफाइंड उस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो उस केस में टाइम लिमिट फॉर इशूइंग ऑफ इनवॉइस क्या होगा, ऑन और एट द टाइम ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इज इशूड और ईच सक्सेसिव पेमेंट इज रिसीव। मैं समझा देता हूँ। मैंने बोला कि मैं इस पेन को कॉन्टिन्यूसली आपको बेचता जाऊँगा। कब तक बेचूंगा? 1 साल तक बेचूंगा। ठीक है, मैं किसी को नहीं बेचूंगा, आपको कॉन्टिन्यूसली दूंगा। सर
कॉन्टिन्यूस है तो दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए इन केस ऑफ गुड्स, कॉन्टिन्यूस सप्लाई एंड पेमेंट का टर्म कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए कि कब कब पेमेंट होगी। तो जब जब पेमेंट होगी उस तारीख को ही आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो एट द टाइम ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट वो दे रहा है मेरे को, तो वो डेट या जो केसेस बनता है ईच सक्सेसिव पेमेंट रिसीट, जिस दिन मेरे को पेमेंट रिसीट हो गई उस दिन मैं अपना इनवॉइस इशू कर दूंगा, या जिस दिन उस बंदे ने बोल दिया स्टेटमेंट देके कि अपना इनवॉइस इशू कर दो, उस दिन विच एवर इज अर्लियर मैं उसको इनवॉइस इशू कर दूंगा। तो जिस दिन पेमेंट आएगी ठीक उस दिन, या जिस दिन उसने बोल दिया कि हाँ इनवॉइस इशू कर दो उस दिन को मैं अपना इनवॉइस इशू कर दूंगा। ओके, अब इसके बाद देखते हैं कि किन किन लोगों को क्या क्या इनवॉइस इशू करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला टैक्स इनवॉइस सेक्शन 31 बात करता है, सेक्शन 31 बात करता है कि किन किन लोगों को क्या क्या इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे। तो टैक्स इनवॉइस रजिस्टर्ड पर्सन को इशू करना पड़ेगा, अभी बता दिया। तो देखते हैं टैक्स इनवॉइस किसको इशू करना है, फॉर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है गुड्स का, सर्विसेज का या बोथ का, उसको टैक्स इनवॉइस देना है। सर बिल ऑफ सप्लाई किसे देना है, बिल ऑफ सप्लाई कंपोजिशन डीलर को देना है। किसे देना है, कंपोजिशन टैक्स में जो टैक्स पे कर रहा है कंपोजिशन डीलर को बिल ऑफ सप्लाई देगा। रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या है समझते हैं। आप लायबल हुए 1/4/2022 को, वहाँ से 30 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, विद इन 30 डेज आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। आप 1/4/2022 को लायबल हो गए, तो 1/4/2022 से जिस दिन डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक तो सेल करनी पड़ेगी, और इस दिन मैं लायबल हो गया जीएसटी के लिए, जीएसटी देने के लिए गवर्नमेंट को, और अपना इनपुट पे आईटीसी लेने के लिए 1/4/2022 को मैं लायबल हो गया। तो जिस दिन लायबल की डेट है और जिस दिन डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की डेट है, इसमें सपोज 30 डेज लग गए, 30 डेज लग गए, तो 30 डेज में मैं कुछ नहीं माल बेचूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, माल बिकेगा। तो सर जो माल बिकेगा उस पर जीएसटी लगा नहीं सकते, क्योंकि मेरे पे जीएसटी नंबर नहीं होगा उस टाइम पे, ठीक है बात है ना। तो सर उस केस में मैं क्या करूं, तो उस केस में आप बिल ऑफ सप्लाई देते रहिए, नॉर्मल इनवॉइसिंग करते रहिए, विदाउट चार्जिंग ऑफ जीएसटी, विदाउट इंडिकेशन ऑफ द जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर ऑफ द, अपना जीएसटी नंबर छोड़ के ऐसी नॉर्मल बिलिंग करते रहिए। जिस दिन आपको ग्रांट हुआ रजिस्ट्रेशन इस डेट को, वहाँ से 1 मंथ में जिस दिन आप लायबल हुए और जिस दिन ग्रांट हुआ, इसमें तो नॉर्मल इनवॉइसिंग जो पहले करते थे वही करते रहिए, कैसी, विदाउट द पेमेंट, विदाउट जीएसटी चार्ज करते रहिए बिल पे, ठीक। और बोल देना सबको कि मैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा, कब करूंगा, जिस दिन मेरे को रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा इस दिन। तो इस दिन के 1 महीने बाद, यहाँ से 1 महीने बाद, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 1 महीने बाद आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने हैं। कौन से, जो आपने इनवॉइस इशू करे हैं बिटवीन द डेट ऑफ लायबल ऑफ रजिस्ट्रेशन और टू द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। समझ में आ गया। तो इनवॉइस इज इशूड बिटवीन, स्टार्टिंग करेंगे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस दिन मैं लायबल हुआ, और एंडिंग करेंगे डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है सर। तो उसको मेरे को विद इन 1 मंथ, कितने दिन में, विद इन 1 मंथ। तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशूड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन आपको ग्रांट हुआ, आपको अपना जीएसटी नंबर पता चल गया, आप अपना जीएसटी नंबर लिखेंगे रिवाइज टैक्स इनवॉइस पे, जीएसटी चार्ज करेंगे और उन रिसिपिएंट को वो बिल सेंड कर देंगे। सर क्वेरी आती है इन केस ऑफ बिल B2C, सर B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। मेरे पे भी जीएसटी नंबर, आप पे भी जीएसटी नंबर, आप भी रजिस्टर्ड, मैं भी रजिस्टर्ड, इस सप्लाई को कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। एक केस होता है आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन, यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो इस सप्लाई को क्या कहते हैं, B2C। तो सर जो बंदे B2C वाले हैं, अब हमें क्या पता है, ऐसे तो बहुत सारे बंदे ले गए हमसे सामान, अब हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, उनका जीएसटी नंबर तो है नहीं, तो हम उनको कैसे पकड़ें, उनके रजिस्टर्ड प्लेस कैसे देखें जीएसटी की साइट पे। तो उस केसेस में आप एक कॉन्सोलिडेट क्या बनाएंगे, कॉन्सोलिडेट लिख लीजिए, कॉन्सोलिडेट ऐसी B2C वाली सप्लाईज पे, जो ऐसी B2C वाली सप्लाई हुई हैं उन पे आप क्या बनाएंगे, एक कॉन्सोलिडेट रिवाइज टैक्स इनवॉइस बनाएंगे, ठीक है। ओके सर, किनके,
जो B2C हुई हैं। ओके सर। सर एक केस आता है जब आपको इनवॉइस ही इशू नहीं करना पड़ता, जब आपका वैल्यू ऑफ गुड्स 200 रुपये से कम है, वैल्यू मतलब वैल्यूएशन चैप्टर 15 वाला लगा के, अगर ये 200 रुपये से कम है और एंड, और नहीं एंड, इंग्लिश वाला एंड, और हिंदी वाला और था, ठीक, तो वैल्यू 200 रुपये से कम है एंड रिसिपिएंट जो पे कर रहा है वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है। आई एम अ सप्लायर, मैं बेच रहा हूँ इस पेन को, इस पेन का वैल्यू 200 रुपये से कम है, और रिसिपिएंट क्या अनरजिस्टर्ड है। और तीसरी कंडीशन मतलब एंड, तीसरी कंडीशन रिसिपिएंट को बिल नहीं चाहिए। होता है आप गए शॉप पे, किसी भी किराना शॉप पे, आपने बोला 1 किलो दाल दे दीजिए, 1 किलो दाल 150 रुपये दिया, आपने ले ली, आप क्या है अनरजिस्टर्ड, वो क्या है रजिस्टर्ड, ठीक, वैल्यू कितनी है लेस देन 200, यस आप अनरजिस्टर्ड हो, आपको बिल भी नहीं चाहिए, ठीक, आप रिसिपिएंट हो, आपको बिल भी नहीं चाहिए, आप अनरजिस्टर्ड हो, 200 रुपये से कम है वैल्यू, तो देयरफॉर इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसको, उस ग्रोसरी शॉप वाले को। बट सर ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में हर बार पूछते हैं, इवन दो फाइनल लेवल पे भी पूछते हैं ये, ठीक, और ये एंड से जुड़ा हुआ है, ये सारी कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए। ओके सर। सर ग्रोसरी वाला अगर इन्वेंट्री मेंटेन करता है, इन्वेंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, तो उस केस में अगर उसने इनवॉइस इशू नहीं करा तो उसको सेल्स में नहीं आएगा वो पार्ट, ठीक है ना, जब इनवॉइस ही नहीं है तो सेल्स कैसे दिखाएगा वो अपनी, तो उसका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता रहेगा ऐसे इनवॉइसिंग से। तो वो क्या करे, शाम को नोट कर ले ऐसे इनवॉइसिंग को जिन पे उनने इशू नहीं करा इनवॉइस, नो इनवॉइसिंग का केस था, तो ऐसे इनवॉइसेस को वो अपनी बुक्स में, वो अपने एक पेपर पे लिख ले और उसका टोटल लगा के एक कंसोलिडेट बिल इशू कर दे। कब को, एट द एंड ऑफ ईच डे, एट द एंड ऑफ ईच डे क्या करे, कंसोलिडेट टैक्स इनवॉइस मस्ट बी इशूड एट द एंड ऑफ ईच डे। तो क्या मानेंगे हम मानेंगे कि हाँ, क्या मानेंगे, उसका इनवॉइस इशू करा उनने कंसोलिडेट, तो उसका स्टॉक ऑलरेडी कम हो जाएगा, ठीक है सर। रिसीप्ट वाउचर, जब भी आप कुछ चीज़ रिसीव करेंगे तो आप क्या करेंगे, एडवांस कुछ भी आप रिसीव कर रहे हैं तो उस केसेस में आप उस सप्लाई के केसेस में आप उसको आप क्या देंगे, रिसीट वाउचर देंगे, ठीक है। अगर रेट आइडेंटिफेबल नहीं है तो रेट कितना है, 18%। अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब आपको पता है लोकेशन ऑफ द सप्लायर, वो तो डिफाइंड होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपको नहीं पता, तो आप क्या मानेंगे, इंटर स्टेट मानेंगे। एमसीक्यू के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। रेट नहीं पता किसी भी सप्लाई का, 18 लगा दो। ये नहीं पता कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, तो आप इंटर लगा दो उस केस में। रिफंड वाउचर, फॉर रिफंड वाउचर, फॉर रिफंड ऑफ द एडवांस, रिफंड वाउचर, रिफंड वाउचर आपको कब देना है, जब आपने कुछ चीज़ के लिए रिसीट लिया था और उसका आपने एज इट इज़ पेमेंट कर दिया, आपने सप्लाई नहीं करा, आपने ऐसी मतलब कैश लिया, कैश दे दिया, तो उस केस में आप रिसीट वाउचर देंगे, वो रिफंड वाउचर देंगे। सर रिसीट वाउचर क्या है, रिफंड वाउचर, सर रिसीट वाउचर इसलिए इंपॉर्टेंट है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था एडवांस ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में हमको क्या इशू करना पड़ता है, रिसीट वाउचर इशू करना पड़ता है, ठीक है। और अगर वो रिसीट वाउचर हमने इशू करा, एडवांस हमारे बुक्स में आ गया और उसको हम अगर दे रहे हैं तो हमें रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ इनवॉइसिंग एंड पेमेंट वाउचर, सेल्फ इनवॉइसिंग, अगर जैसे आई एम अ रिसिपिएंट, आई एम अ रिलायंस, और मैं रिलायंस हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ, और मैंने किससे सर्विस ली, एडवोकेट से सर्विस ली, एडवोकेट से सर्विस ली, तो मैं क्या इशू करूँगा, सेल्फ इनवॉइसिंग इशू करूँगा। पता है आपको, मैंने जब भी बताया था, तो उस केस में मैं क्या इशू करूँगा, सेल्फ इनवॉइसिंग इशू करूँगा, ठीक है, सेल्फ इनवॉइसिंग में इशू करूँगा, ठीक। और दूसरा केस, उसके साथ साथ पेमेंट वाउचर भी इशू करना पड़ेगा, उसके साथ साथ पेमेंट वाउचर भी इशू करना पड़ेगा। सर आरसीएम क्या होता है, जैसे मैं आई एम अ रिसिपिएंट, मैं रिलायंस हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ, और मैंने सर्विसेज ली किसी एडवोकेट से, एडवोकेट की सर्विसेज पे फॉरवर्ड चार्ज नहीं है, रिवर्स चार्ज है, रिलायंस को पे करना है, रिलायंस को पे करना है, तो देयरफॉर उस केसेस में हमें रिलायंस को, हमने पढ़ा था आईटीसी में, हम आईटीसी सेल्फ इनवॉइसिंग का भी लेते हैं, तो देयरफॉर जब हम सेल्फ इनवॉइसिंग खुद का इनवॉइस इशू करेंगे इन केस ऑफ आरसीएम, तो ही तो हम उस एडवोकेट की सर्विसेज पे आईटीसी ले पाएंगे, यस, ठीक है। पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर क्यों इंपॉर्टेंट है, अरे जब एडवोकेट वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो जो बिल इशू करेगा उसकी क्या वैलिडिटी है, तो हम उसके लिए एक पेमेंट वाउचर इशू करेंगे कि हमने हाँ इतनी पेमेंट आपको दे दी। तो सेल्फ इनवॉइसिंग और पेमेंट वाउचर कंसोलिडेट मिलके इशू होते हैं इन केस ऑफ आरसीएम सप्लाई, ठीक। डिलीवरी चलान, लास्ट टॉपिक है डिलीवरी चलान। डिलीवरी चलान क्या होता है, डिलीवरी चलान हमारा
इशू जब होता है जब ना तो टैक्स इनवॉइस इशू हो, ना बिल ऑफ सप्लाई इशू हो, ना रिसीट वाउचर, ना पेमेंट वाउचर, ना सेल्फ इनवॉइसिंग, कुछ भी इशू नहीं हो, उस केस में हम डिलीवरी चलान इशू करते हैं। तो डिलीवरी चलान इन 4 कंडीशन में इशू होता है। सप्लाई ऑफ लिक्विडेड गैस, कैसे सर? जैसे हम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPM, तो उस केसेस में अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है पेट्रोल का तो वो पेट्रोल फॉर्म में नहीं होता, वो गैस फॉर्म में होता है। तो जब वो पेट्रोल फॉर्म में नहीं होता तो हम लीटर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कितना लीटर हमने एक्स प्लेस से वाई प्लेस भेजा है, क्योंकि गैस फॉर्म में गया है और गैस को हम कैसे मापेंगे? तो उस केसेस में हम डिलीवरी चलान इशू करते हैं। अगर हम माप पाते कि एक्स प्लेस से वाई प्लेस पे हमारा पेट्रोल इतने लीटर गया है तो इंटू रेट करके हम वैल्यू निकाल देते। अब हमें एस्टिमेट वैल्यू पता है कि हाँ इतने लीटर हो सकता है, बट एक्चुअल नहीं है, और रास्ते में अगर चेकिंग हो गया और एक्चुअल नहीं निकला तो उस केस में पेनल्टी के प्रोविजंस आ जाते हैं। तो इस केस में सप्लाई ऑफ लिक्विडेड गैस, ठीक, इस आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम और IOH के लिए, इंडियन ऑयल के लिए रेलिवेंट है। तो सप्लाई ऑफ लिक्विडेड गैस, अगर आप लिक्विड गैस का सप्लाई कर रहे हो जिसका फॉर्म चेंज हो जाएगा एक्स प्लेस से वाई प्लेस पे, तो उस केस में आप डिलीवरी चलान इशू करोगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्कर, क्या होता है सर? ये एक शर्ट है, तो ये पहले कपड़ा हुआ करता था जो मैंने पहन रखी है, ठीक, तो ये किसी जॉब वर्कर ने इस पे काम करके उस शर्ट को वहाँ पे वापस कर दिया। जैसे आई एम अ लिवाइस शोरूम, तो मैंने रॉ मटेरियल दिया किसी जॉब वर्कर को और मैंने बोला ऐसे रंग की शर्ट बना दे, ऐसे बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन डाल दियो। तो जॉब वर्कर को मैं क्या दे रहा हूँ? रॉ मटेरियल दे रहा हूँ। अभी फिनिश गुड्स पता नहीं कितना है, और वहाँ से क्या आएगा? फिनिश गुड्स बन के आएगा। तो उस केसेस में मैं क्या इशू करूँगा? डिलीवरी चलान इशू करूँगा। और वो भी क्या इशू करेगा? भेजते हुए डिलीवरी चलान इशू करेगा, जॉब वर्कर टू सप्लायर और सप्लायर टू जॉब वर्कर, ठीक। और अपना टैक्स इनवॉइस तो देगा ही जो उनने सर्विसेज करी हैं, ओके। ट्रांसपोर्टेशन अदर देन सप्लाई, आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई, जैसे ये बोतल बेचने पे कोई टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट ने बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट कर दिया, भाई पानी पीने के लिए बोतल सबको चाहिए, इसे एग्जेम्प्ट करो GST से। तो अगर मैं इसको मेरठ से UP से उठा के दिल्ली बेचता हूँ तो देयरफॉर ये क्या हो गई? एग्जेम्प्ट सप्लाई हो गई। अब एग्जेम्प्ट सप्लाई हो गई तो इस केस में टैक्स इनवॉइस तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा? क्या लगेगा? टैक्स इनवॉइस तो लगेगा नहीं, बिल ऑफ सप्लाई लगेगा। बिल ऑफ सप्लाई लगेगा तो यही बोल रहा है ट्रांसपोर्टेशन अदर देन सप्लाई, जब सप्लाई नहीं है मतलब टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, तो उस केसेस में भी क्या इशू कर सकते हो? डिलीवरी चलान। एक केस और हो सकता है, ना तो कुछ चीज़ टैक्स इनवॉइस में आती है, ना कोई बिल ऑफ सप्लाई में आती है, ना कोई पेमेंट वाउचर सेल्फ इनवॉइसिंग कहीं पे नहीं आती, तो वो डिलीवरी चलान में आ जाएगी। डिलीवरी चलान बैलेंसिंग फिगर है। नोटिफाइड सप्लाई आज तक कोई नोटिफाइड नहीं करी गवर्नमेंट ने। तो अगर मैं समराइज करूँ, टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन इशू करेगा। और बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन, और जो एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है वो इशू करेगा, ठीक। एक केस आता है MCQ के लिए दिमाग में रख लो, और पेपर में भी 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। क्या हो सकता है? अगर मैं कुछ चीज़ बेच रहा हूँ, जैसे ये पेन टैक्सेबल है, ये बोतल एग्जेम्प्ट है, ठीक, ये मैं दोनों का एक बिल बना के बेच रहा हूँ, तो मैं क्या इशू करूँ? टैक्स इनवॉइस की बिल ऑफ सप्लाई। अब दोनों ही एक चीज़ में आ गए तो मैं क्या इशू करूँगा? टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, मतलब टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई उसकी हेडिंग होगी। तो ये आप लिख लीजिए कहीं पे भी, इसका क्वेश्चन भी है टेस्ट ऑफ नॉलेज में, उसको भी कर लेना, जिससे आपके 4 मार्क्स सेफ हो जाएं, या आपका MCQ 2 नंबर का सेफ हो जाए। अब हम ये देखते हैं, अब थोड़ा ब्रेक देते हैं 5 मिनट का, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं कट लगाएंगे। तो हम पढ़ते हैं एक इनवॉइसेस में कितने कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। आपको देखते हैं कितनी कंडीशन दे रखी है। एक कंडीशन और है जिसमें छोड़ रखी है, वो भी बताऊंगा। तो आपको इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक 16वीं कंडीशन और है जो ICAI ने भी नहीं लिखी, आपको भी पता चल जाएगा क्या है वो। 16वीं कंडीशन ये है हमारी कि आपको क्या इशू करना है? आपको QR कोड इन केस ऑफ ई इनवॉइसिंग, QR कोड इन केस ऑफ ई इनवॉइसिंग भी 16वीं कंडीशन में डालना पड़ेगा, ठीक।
तो QR कोड इन केस ऑफ ई इनवॉइसिंग, QR कोड इन केस ऑफ ई इनवॉइसिंग भी डालना पड़ेगा। ओके, तो ये 16वीं कंडीशन है। तो ये 16 कंडीशन आप एक बार गो थ्रू कर लेना, एग्जाम में रेलिवेंट आपके लिए नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं पूछेंगे कि 16 कंडीशन लिख के बता दो। एक बार गो थ्रू कर लेना, ये कंडीशन है क्या क्या है मैं बता देता हूँ। चलो, अपना GST नंबर, उसका GST नंबर जिसे बेच रहे हो, अपना एड्रेस, उसका एड्रेस, HSN क्वांटिटी लिख देना, क्वांटिटी लिख देना, रेट लिख देना, अमाउंट लिख देना, GST स्पेसिफिकली लिख देना, ऐसी ऐसी चीज़ बोलेंगे, साइन कर देना बिल पे प्लेस ऑफ सप्लाई लिख देना, कितना GST चार्ज करा वो लिख देना, QR कोड लिख देना। तो एक भी अगर आपका इनवॉइस दिमाग में है तो आप लिख देंगे 16 की 16 कंडीशन, बट 16 कंडीशन है इतना पता होना चाहिए। QR कोड इसलिए भी नहीं लिखा होगा ICAI ने क्योंकि QR कोड सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। QR कोड उनके लिए एप्लीकेबल है जिनकी 500 करोड़ एक लिमिट है, बताऊंगा क्या है। और ई इनवॉइसिंग भी उनके लिए सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, कुछ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए एप्लीकेबल है, और उसकी लिमिट 50 करोड़ आपके लिए है। प्रैक्टिकली 50 नहीं चल रही है अभी, आपको 50 लिखनी है अगर एग्जाम पास करना है तो। अच्छा, मैनर ऑफ इशूइंग ऑफ इनवॉइस, कितने इनवॉइस इशू करने हैं? तो गुड्स के केस में 3 इनवॉइस इशू करने हैं, सर्विसेज केस में 2 इनवॉइस इशू करने हैं। गुड्स के केस में 3 इनवॉइस कैसे? ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड कॉपी अपने लिए, थर्ड कॉपी किसके लिए? सप्लायर के लिए। सर्विसेज के केस में 2 इनवॉइस इशू करने हैं, फर्स्ट कॉपी फॉर द रिसिपिएंट, मतलब ओरिजिनल कॉपी फॉर द रिसिपिएंट, एंड सेकंड कॉपी फॉर द सप्लायर। बस इतना लिखा है, और जो भी सीरियल नंबर लिखोगे उसे GSTR 1 में स्पेसिफिकली मेंशन कर देना, इतना लिखा है। अच्छा बेटा, तो हमने सेक्शन 31 पढ़ लिया, ये पढ़ लिया कि कितनी चीज़ें हमें एक इनवॉइस में लिखनी चाहिए। अब हमने कुछ कुछ सुना ई इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस, ई इनवॉइस ये नहीं है कि आप अपना इनवॉइस गवर्नमेंट की साइट पे बनाएंगे। ये मार्केट में मिथ है कि आप अपना इनवॉइस गवर्नमेंट की साइट पे बनाएंगे तो वो इनवॉइसिंग ई इनवॉइस कहलाएगा। आप अपना बिल कैसे भी बनाओ, मैनुअली बनाओ, टैली में बनाओ, किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाओ, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में चलेगा, बट वो बिल को आप गवर्नमेंट की पोर्टल पे चढ़ा देना, जिसका नाम है IRP, जिस गवर्नमेंट का पोर्टल का नाम है IRP, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। उस पोर्टल पे उस बिल को चढ़ा देना जो आपने चाहे मैनुअली काटा हो, चाहे आपने टैली के थ्रू काटा हो, चाहे आपने किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू काटा हो। आजकल लोग मोबाइल की एप्लीकेशन से बिल काट देते हैं, वो भी चलेगा, बट उस बिल को आप IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे चढ़ा देना। तो अगर उस पोर्टल ने उस बिल को जो जो कंडीशन दे रखी है एक्सेप्ट हो गई सारी, तो एक प्रिंट और निकल के आएगा, उसे हम कहेंगे ई इनवॉइसिंग। उसे हम क्या कहेंगे? ई इनवॉइसिंग। ठीक है सर, तो क्या क्या लिखा है? क्लासेस ऑफ पर्सन, बता रहा हूँ क्या क्या है आपके लिए, यहाँ पे नहीं लिखा क्लासेस ऑफ पर्सन क्या क्या है। क्लासेस ऑफ पर्सन मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस। ओके, क्लासेस ऑफ पर्सन क्या क्या हैं? तो सभी के लिए ई इनवॉइसिंग है, मैं कह रहा हूँ सभी के लिए है, एक्सेप्ट किन किन लोगों को छोड़ा है। तो ऑल रजिस्टर्ड पर्सन के लिए इनवॉइसिंग है, एक्सेप्ट सबसे पहला कौन आएगा इसमें? सबसे पहला आएगा 54 2 वाले लोग, 3 वाले लोग, 4 वाले लोग और 4A वाले लोग। 54 2 में कौन से लोग हैं? बैंक एंड इंश्योरेंस, उनको ई इनवॉइसिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि बैंक इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको तो हर बिल पे ई इनवॉइसिंग देना पड़ेगा, उनको हटाया। 3 में इन्होंने हटाया GTA वालों को। 4 में इन्होंने हटाया किसको? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाले को, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाले को, जैसे ओला उबर, उन वाले लोगों को हटाया। क्योंकि जैसे आप ओला की सर्विसेज लेते हो, भाई इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन है, 20 करोड़ तो एक दिन का उनका टर्नओवर है, आप तो सालाना की बात कर रहे हो, एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ बात कर रहे हो ना इनवॉइसिंग के लिए, उनका तो डेली का टर्नओवर 20 करोड़ है। तो कैसे वो जो इतना पढ़ा हुआ लिखा नहीं है जो ड्राइवर है, वो कैसे ही इनवॉइसिंग पोर्टल पे चढ़ाएगा और आपको देगा? ये सिस्टम नहीं चलेगा, तो इनको भी हटाया पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को। 4A में इन्होंने हटाया मल्टीप्लेक्स, जहाँ मूवी देखते हो उनको। आप देखते होंगे मल्टीप्लेक्स वाले आपको एक चिट सी देते हैं, छोटी सी चिट, उसमें क्या QR कोड डाल लेंगे, क्या ई इनवॉइसिंग डाल लेंगे, तो उन लोगों को भी हटाया। तो उन लोगों को इन लोगों को इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है।
और कौन कौन लोग हैं, सेकेंडली हटाया, ये 4 तो 54 से गवर्न हो गए। सेकंड में हटाया सेस यूनिट वालों को, सेस यूनिट वालों को, ठीक है। थर्ड से हटाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, इनको भी रिक्वायरमेंट नहीं है इनवॉइसिंग की। और फोर्थ से लोकल बॉडी, जैसे लोकल बॉडी हमारे में आपके दिल्ली में जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, मेरठ में MDA मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये लोकल बॉडीज़ को भी हटाया, लोकल अथॉरिटीज़ को, ठीक है बेटा। और फिफ्थ OIDR जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, फाइनल में पढ़ते हो आप, OIDR सर्विसेज प्रोवाइडर वालों को भी हटाया, ठीक। अच्छा सर, इन लोगों को ई इनवॉइस इशू नहीं करना, ओके, ये एक्सेप्शन है, इन लोगों को इनवॉइस इशू नहीं करना। सर सेस यूनिट बता दीजिए क्या होता है, मैं बताता हूँ। नोएडा अनडेवलप्ड एरिया था कुछ साल पहले, गवर्नमेंट को लगा हमें बहुत सौ करोड़ रुपए लग जाएंगे इसे डेवलप करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई अपनी यूनिट नोएडा में डालता है तो हम उसको टैक्स बेनिफिट देंगे, ठीक। तो ऐसे एरिया जहाँ टैक्स बेनिफिट मिलते हैं और जो नोटिफाइड होते हैं बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, उन एरिया उसको क्या कहते हैं, सेस यूनिट, स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन, ओके सर। सर एक हमने कहीं पढ़ा था सेस डेवलपर, हाँ, जो उस एरिया को डेवलप करता है, जैसे रिलायंस ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि हाँ नोएडा को मैं डेवलप करूंगा पूरे को, तो वो क्या हो गया, सेस डेवलपर। बट सेस यूनिट क्या हुई, जिन बंदों ने अपनी यूनिट उस एरिया में लगाई है वो सेस यूनिट हो गई। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी एक कहाँ पे खुल गई, जैसे गूगल ने अपनी कंपनी नोएडा में खोल ली एक, तो वो क्या हो गई, सेस यूनिट। और उस सब यूनिट को डेवलप जिनने कराया वो क्या हो गए, डेवलपर। तो सेस यूनिट कवर है, डेवलपर कवर नहीं है। डेवलपर को इनवॉइस लगेगा, सेस यूनिट को इनवॉइस नहीं लगेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको पता है, लोकल अथॉरिटी बता दिया, OIDR। आप ऐसे समझिए नेटफ्लिक्स OIDR का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक। इन लोगों को नहीं है, ये फाइनल का टॉपिक है इसलिए मैं ज़्यादा एम्फेसिस नहीं कर रहा। अच्छा, तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या बोला इन्होंने, ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस एक्सेप्ट दीज, इन लोगों को इनवॉइस नहीं इशू करना, बट सब इनको छोड़ के सबको करना है। बट एक कंडीशन और है, एनुअल टर्नओवर पैन इंडिया बेसिस, एग्रीगेट टर्नओवर ऑन पैन इंडिया बेसिस कितना होना चाहिए, 50 करोड़ से ज़्यादा। प्रैक्टिकली 20 है बट आपके एग्जाम के लिए 50 है, आप 50 याद करना। आजकल मार्केट में 20 चल रहा है, आपके लिए 50 है। पैन इंडिया बेसिस, पूरे इंडिया में जितना आपका टर्नओवर है उसको एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में पढ़ा था, उस एग्रीगेट टर्नओवर को 50 करोड़ से ऊपर पहुंचता है तो उस केस में ई इनवॉइस आपको इशू करना पड़ेगा। ओके सर ये 50 करोड़ कहाँ से देखें, इस साल का देखें, पिछले साल का देखें, कैसे देखें, तो बोला इन एनी मतलब किसी भी साल में, इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स। 2017-18 से जीएसटी आया, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आया, उस साल से 17-18 से आज तक अगर आपका 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर कूद गया इन किसी भी साल में, 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 अब चल रहा है, तो इन पिछले किसी भी साल में अगर आपका 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर पहुंच गया, आपको इनवॉइसिंग इशू करना पड़ेगा। आपको इनवॉइस के साथ एक ई इनवॉइसिंग इशू करना पड़ेगा। कहाँ पे इशू करना पड़ेगा, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, IRP पोर्टल पे। इसका पोर्टल का नाम है, सब पोर्टल का नाम क्या होता है, gst.gov.in, ठीक। इस पोर्टल का नाम क्या होता है, e-invoicing.gst.gov.in। ऐसे 10 पोर्टल बनाए हैं गवर्नमेंट ने। 10 पोर्टल इसलिए बनाए हैं गवर्नमेंट ने क्योंकि आपको पता है GST का पोर्टल माशाल्लाह है, वो चलता नहीं है जब ड्यू डेट होती है। तो ऐसे 10 पोर्टल बना के गवर्नमेंट ने ई इनवॉइसिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्योंकि ई इनवॉइसिंग हर मिनट बनेगा किसी ना किसी का, और रिटर्न तो 1 महीने में एक बार जाएगी। तो ऐसे 10 पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाए। ओके सर, 10 पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाए। ओके, अब ये पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट स्कीमा, ई इनवॉइसिंग के केस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी। तो ई इनवॉइसिंग आने से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा मार्केट में, और क्या क्या सुविधा होंगी किसको, व्यापारी को, और क्या क्या सुविधा होंगी गवर्नमेंट को, ठीक। तो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कोई बिल टैली पे बना रहा है, कोई मैनुअली काट रहा है, कोई कैसे बना रहा है, तो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। एक क्या होगा, GST INV-1 इशू करेंगे, ये गवर्नमेंट ई इनवॉइसिंग का नाम होता है, इनवॉइस का नाम, ठीक। ये जो डिटेल्स होंगी
वो इलेक्ट्रॉनिकली कहाँ पे डालनी पड़ेंगे, IRP पोर्टल पे। ये नहीं कि गवर्नमेंट की साइट पे बिल कटेंगे आजकल, नहीं। जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स होंगे वो कहाँ पे फिल कर देना, IRP पोर्टल पे फिल कर देना, जिससे आपका ई इनवॉइसिंग निकल के आ जाएगा। अच्छा, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस अक्रॉस दी कंट्री, पूरी कंट्री में एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि यूपी में है, जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं है, सब पूरी भारत में एप्लीकेबल है, पूरे भारत में इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। इसका फुल फॉर्म है IRP, ठीक है। वेबसाइट है जिस पे आप अपलोड करोगे इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट ने मांगी है। ये एक नंबर इशू करेगी जिसे IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर कहते हैं। इस नंबर, ये यूनिक नंबर होगा जो जनरेट करेगा IRP पोर्टल ऑन सक्सेसफुल जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस। जब ई इनवॉइस निकल जाएगा उस पर एक IRN नंबर लिखा होगा, वो IRN नंबर से ही आपको पता चलेगा कि ये ई इनवॉइसिंग का नंबर है, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ ई इनवॉइसिंग आप पढ़ लेना, कुछ नहीं है, अच्छी अच्छी बात लिखी होंगी बस, ठीक। सिचुएशन इन विच ई इनवॉइसिंग आर एप्लीकेबल, जो चीज़ मैं आपको पढ़ने को बोल रहा हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि मेरा एम्फेसिस एग्जाम पे ही है। सिचुएशन इन विच ई इनवॉइसिंग आर एप्लीकेबल, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ करा देता हूँ, हाँ, ओके, हाँ, एक चीज़ यहाँ छूट गई जिससे ये सारा कंसेप्ट निकल जाएगा। जो एग्रीगेट टर्नओवर होगी, उसमें हम क्या क्या चीज़ लेंगे, क्या क्या चीज़ नहीं लेंगे। तो एग्रीगेट टर्नओवर में आप क्या क्या चीज़ नहीं लेंगे वो लिखा है। सब चीज़ लेंगे एक्सेप्ट क्या क्या नहीं लेंगे, मतलब सब चीज़ लेंगे और उन चीज़ों में दो चीज़ मेनली होंगी। क्या क्या देखते हैं। मैंने बोला 50 करोड़ से ऊपर वालों को ई इनवॉइसिंग लगेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, B2B सप्लाई है मेरा 25 करोड़, ठीक, और एक्सपोर्ट सप्लाई है मेरा कितना, 20, एक सेकेंड, एक्सपोर्ट सप्लाई है मेरा 25 करोड़, दोनों 25 करोड़ हैं, ठीक। प्लस करते हैं B2C सप्लाई है कस्टमर को 10 करोड़। बताइए ई इनवॉइसिंग लग जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर कितना हुआ, 60 करोड़, लग जाएगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, समझिए। B2B कंसीडर करेंगे 50 में और एक्सपोर्ट कंसीडर करेंगे, दो सप्लाई कवर करेंगे। लिखा बेशक एग्रीगेट टर्नओवर है जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में डिफाइंड है, बट B2B और एक्सपोर्ट ही पकड़ेंगे हम, ओके। तो B2B और एक्सपोर्ट ही पकड़ेंगे इस केस में। तो यहाँ कितना लिमिट हुआ, 50, और 50 से एक्सीडिंग पे हमको क्या ई इनवॉइसिंग इशू करना पड़ता है। तो ये 50 की लिमिट आपको ऐसे देखनी है, एक्सेप्ट B2B सप्लाई, तो ये आपका कवर हो जाएगा, ये वाला डी सिचुएशन सारी। अच्छा बेटा, अगला कॉन्सेप्ट आया जब आपको ई इनवॉइस इशू नहीं करना। एक्सेप्शन, SEZ वाले लोगों को, NBFC, GTA, इन लोगों को ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ओवरऑल वर्क फ्लो फॉर ई इनवॉइसिंग, क्या, टैक्स पेयर मतलब मैं रिलायंस क्रिएट करेगा GST इनवॉइस एट देयर ओन अकाउंटिंग बिलिंग सिस्टम, चाहे मैं टैली पे कर रहा हूँ, चाहे मैं हाथ से मैनुअली बिल काट रहा हूँ, कर सकता हूँ, ठीक। बट मेरा वो 50 करोड़ का कंडीशन B2B और एक्सपोर्ट वाला फुलफिल होना चाहिए। टैक्स पेयर अपलोड करेगा मैंडेटरी फील्ड ऑन IRP पोर्टल, ठीक है। कहाँ पे, ऑन IRP पोर्टल। IRP पोर्टल जनरेट करेगा IRN नंबर, उस IRN नंबर को ही हम क्या कहते हैं, ई इनवॉइसिंग कहते हैं, ठीक। IRP जो पोर्टल है, डिजिटली साइन ई इनवॉइसिंग, ठीक है। आप अपना DSC अटैच करेंगे, डिजिटली साइन हो जाएगा, मैनुअल साइन करने की जरूरत नहीं है। एंड QR कोड की पिक्चर भी समझाता हूँ, QR कोड है क्या, ठीक, ओके। IRN के साथ साथ QR कोड लग जाएगा, जैसे ही हमने साइन करे IRN नंबर जनरेट हुआ और QR कोड उस बिल पे लग जाएगा, ओके। IRP ई इनवॉइस टू सप्लायर, किसको दे देगा, सप्लायर को दे देगा इनवॉइस, और सप्लायर शेयर कर देगा इनवॉइस विद द रिसिपिएंट, ठीक, अलॉन्ग विद द QR कोड, ओके। अभी थोड़ी सी चीज़ और पढ़ लेते हैं इनवॉइसिंग के बारे में, फिर QR कोड पे चलते हैं। जनरेशन ऑफ ई बिल पॉपुलेटिंग रेलिवेंट पार्ट्स ऑफ GST रिटर्न थ्रू ई इनवॉइसिंग डेटा। जैसे ही मैंने ई इनवॉइसिंग के मैंडेटरी फील्ड भरे, DSC अटैच करा, क्या होगा, IRN नंबर आ जाएगा, QR कोड आ जाएगा, मेरा ई वे बिल जनरेट हो जाएगा, मेरी रिटर्न, मेरी एंट्री GSTR 1 में हो जाएगी।
तो अब हमें केवल एंट्री करनी है IRP पोर्टल पे। अगर मेरा लिमिट क्रॉस होता है तो मेरा ऑटोमेटिकली सारे काम हो जाएंगे। मेरे को ना इनवॉइसिंग वो, ना मेरे को ई-वे बिल लिखना, ना मेरे को GSTR 1 भेजना, वो ऑलरेडी सब कुछ ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। जैसे ही मैंने IRP पोर्टल पे सारी इन्फॉर्मेशन दी, जैसे ही मैंने दी, DST अटैच करा, क्या क्या जनरेट होगा, IRN नंबर जनरेट होगा, QR नंबर जनरेट होगा, QR कोड जिसे कहते हैं, और आपकी एंट्री कहाँ चली जाएगी, ई-वे बिल पोर्टल पे चली जाएगी। आपका ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और आपका एंट्री किस में हो जाएगा, GSTR 1 में हो जाएगा। ठीक, तो रिसिपिएंट को GSTR 1 भर जाएगा उसका, और ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा। अच्छा सर, किसको, रिसिपिएंट को नहीं, सप्लायर को, सॉरी, सप्लायर का GSTR 1 भर जाएगा और सप्लायर का ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा। रिसिपिएंट का क्या होगा, रिसिपिएंट के 2A में ऑटोमेटिकली डेटा ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। वैसे तो हम 1 भरते हैं तो उसकी 2A में जाता है या 2B में जाता है, हम 1 ऑटोमेटिकली भर रहे हैं IRN पोर्टल से, तो ऑटोमेटिकली ही 2A 2B ऑटो जनरेट हो जाएगा इन केस ऑफ रिसिपिएंट, इन केस ऑफ रिसीवर। ठीक है, ओके, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ ई इनवॉइस, हाँ अभी प्रैक्टिकली इस पे बहुत मुद्दे उठ रहे हैं इनवॉइसिंग पे, ये कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक, कैंसिल मतलब सॉरी अमेंड नहीं हो रहा। मैंने 10,000 पीसीस का बिल बनाया, 10,000 का ही रहेगा इनवॉइस, अमेंड नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। कितने दिन में, स्पेसिफाइड टाइम लिखा है गवर्नमेंट ने, बट प्रैक्टिकली जो चल रहा है मैं बता रहा हूँ 24 आवर्स में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सर मैंने गलती से 10,000 पीस लिख दिए, गए थे 9,000, क्या मैं अमेंड कर सकता हूँ उस बिल को? नहीं कर सकते। कैंसिल कर सकते हो कितने दिन में, 24 घंटे में। अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक, नॉट पॉसिबल। बट GSTR 1 में आप मैनुअली उसको सही कर सकते हो। GSTR 1 में आपने 10,000 ऑटो पॉपुलेटेड आ गई होंगी फिगर, आप उसको 9,000 कर सकते हो। तो आप अमेंडमेंट कहाँ कर सकते हो, GST पोर्टल GSTR 1 में कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो। ठीक है सर, ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस वही आ गए। अब इसके बाद मेरे को QR कोड बताना है। QR कोड का सिंपल मतलब है QR कोड किन किन लोगों को एप्लीकेबल है, मैं बता दे रहा हूँ किन किन लोगों को एप्लीकेबल है। सर ई इनवॉइसिंग किन को है, ई इनवॉइसिंग सभी को है एक्सेप्ट कौन कौन, 54 1 2 3 4 4 है। 1 में कौन है देख लीजिए, 1 में आपका बैंक इंश्योरेंस GTA सर्विस 54 2 3 4 4 है। 2 में कौन है, बैंक इंश्योरेंस GTA, 3 में, 4 में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, और 5 में मल्टीप्लेक्स जो PVR वगैरह हैं आपके। सेस यूनिट नहीं है, सेस डेवलपर है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, लोकल अथॉरिटी नहीं है, OIDR वाले नहीं है। ठीक, और 50 करोड़ की जो टर्नओवर देखनी है, एग्रीगेट लिखा है, एग्रीगेट है, बट देखनी कौन सी है, B2B एंड एक्सपोर्ट वाली, B2B और एक्सपोर्ट जो मैंने एग्जाम्पल में बोली थी। ठीक है सर, अच्छा सर ये समझ में आ गई 50 करोड़ वाली ई इनवॉइसिंग का चैप्टर वाला। सर अब QR कोड पे थोड़ा प्रकाश डालिए, QR कोड है क्या? सर QR कोड सभी के लिए एप्लीकेबल है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़, 50 नहीं 500 करोड़, मैंने 50 जानबूझ के इसलिए बोला, कितना, 500 करोड़। देख लो आपके मॉड्यूल में भी है ये तो आपका ई-वे बिल चल रहा है। छोड़ो, मैंने बोल दिया इतना ही काफ़ी है आपके लिए। ठीक, आप देखते रहना। कितना बोला मैंने, कितना बोला, 500 करोड़। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ है तो आपको क्या लगेगा, QR कोड लगेगा। सर 50 करोड़ से ऊपर ई इनवॉइसिंग है और 500 करोड़ से ऊपर क्या है, QR कोड है। हाँ यही केस है, 50 करोड़ से ऊपर आपका ई इनवॉइसिंग है और 500 करोड़ से ऊपर आपका QR कोड एप्लीकेबल है। इतना सा था QR कोड। सर ये जो 54 2 3 4 4A में पड़े, इनको टैक्स इनवॉइस नहीं देना, नहीं देना। क्या देना है, इनको टैक्स इनवॉइस देना है गवर्नमेंट को, आपको नहीं देना। आपको जैसे मल्टीप्लेक्स में गए एक पर्ची सी दे देंगे, वो एप्लीकेबल है इन लोगों को। जो ये दे रहे हैं वो एप्लीकेबल है। वो क्या क्या लिस्ट है वो मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, आपके लिए रेलिवेंट नहीं क्योंकि आपके इसमें लिखा नहीं है, फिर भी मैं एक फ़ोटो शेयर कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ एप्लीकेबल है आपके टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, अगला पॉइंट आपका QR कोड हो गया, ये मैं शेयर कर दूंगा आपको। 31A एक अमेंडमेंट आई टैक्स इनवॉइसेस के चैप्टर में कि आपको टैक्स इनवॉइस तो दे नहीं है, रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स इनवॉइस लगेगा,
अनरजिस्टर्ड को क्या लगेगा, बिल ऑफ सप्लाई लगेगा, एग्जेम्प्टेड वाले को बिल ऑफ सप्लाई, ये सब कुछ पढ़ लिया। सर आपको क्या फैसिलिटी देनी है, आपको एक फैसिलिटी देनी है जिसको कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा सभी की दुकान पे आजकल एक वो लग गए क्यूआर कोड स्कैन करने वाले, ठीक। बैंकिंग के लिए आपकी स्वैप मशीन सभी की दुकान पे लग गई, ठीक है। तो आपको एक फैसिलिटी देनी है जो सेक्शन 31A में डिफाइंड है। वो फैसिलिटी को क्या कहता है, इसमें ढूंढने में टाइम लगेगा, मैं पढ़ देता हूँ। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, सेक्शन 31A पढ़ रहा हूँ, prescribe classes of registered person who provide prescribed mode of electronic payment to the recipient of supply of goods or services or both by him and give option to such recipient to make payment accordingly। क्या होता है, स्पेसिफाइड अभी कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, सेक्शन ला के रख दिया है कि किन लोगों को क्या स्वैप मशीन रखनी है अपनी दुकान में, किन लोगों को वो क्यूआर कोड लगाने हैं गूगल पे वाले, किन लोगों को बैंकिंग के ऑथराइज चैनल रखने हैं अपनी दुकान में। क्या होता है, रखते ही नहीं लोग, स्वैप मशीन नहीं रखते क्योंकि खर्चा लगता है 2-3%। बट गवर्नमेंट बता देगी आने वाले टाइम में, अभी कुछ नोटिफाइड नहीं है कि इन लोगों को मैंडेटरी स्वैप मशीन रखनी है। इनकम टैक्स में गवर्नमेंट बता चुकी है, बट जीएसटी के लिए अभी बताना बाकी है। ओके सर, 31A हो गया आपका, ये तो रूल में लिखा था इसलिए मैंने पढ़ाना उचित नहीं समझा इसका। 32 क्या है, सेक्शन 32 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज कलेक्शन ऑफ टैक्स। आप गलत टैक्स नहीं ले सकते पब्लिक से, बस इतना याद रखना, रेलिवेंट नहीं है। 33 वो भी रेलिवेंट नहीं है। क्या बोला है, आप टैक्स की अमाउंट को सेपरेटली इंडिकेट करेंगे अपने बिल में। अगर आपने सेपरेटली इंडिकेट नहीं करी जीएसटी की अमाउंट, टैक्स मत लेना उनसे फिर, ठीक। इतना है, याद रख लेना एमसीक्यू के लिए, आ गया ठीक है, नहीं तो रेलिवेंट नहीं। 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, आप अपने पेज नंबर 8.81 पे आ जाओ। हाँ, सिंपल से याद रखो, मैंने माल बेचा, क्या इशू करूँगा, टैक्स इनवॉइस। सेल का, सेल्स जो सेल्स में हम लिखते हैं टैक्स इनवॉइस, ठीक है। वहाँ से कुछ रिटर्न आ गया, वहाँ से कुछ रिटर्न आ गया तो मैं क्या इशू करूँगा, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट हम वैल्यू को घटाने के लिए इशू करते हैं, क्रेडिट नोट हम सेल्स रिटर्न के लिए इशू करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, क्रेडिट नोट। सेक्शन नंबर लिख लो, सेक्शन नंबर 34 वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैज़ बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो अगर हमारा टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस लेस देन, नहीं मोर देन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ। गुड्स दिया, टैक्स इनवॉइस इशू करा, गुड्स वापस आ गया, क्या इशू करूँगा, क्रेडिट नोट। वैल्यू जब जब घटाऊंगा गुड्स की, क्या इशू करूँगा, क्रेडिट नोट। वैल्यू जब जब बढ़ाऊंगा गुड्स की, क्या इशू करूँगा, डेबिट नोट। डेबिट नोट आपको याद आ रहा होगा, इंटरेस्ट के केस में पेनल्टी, जब पेनल्टी लगती थी जो टाइम ऑफ सप्लाई में पड़ी, तो मैंने बोला था डेबिट नोट से ये हम देंगे। जैसे मैंने बोला कि गुड्स ले जाओ, 30 दिन में पेमेंट नहीं हुआ तो 1000 रुपये की पेनल्टी लूँगा। आज गुड्स दिया, टैक्स इनवॉइस दूंगा, पेनल्टी अगर उसने दी मेरे को, क्या दूंगा, डेबिट नोट दूंगा। वैल्यू बढ़ाऊंगा डेबिट नोट, वैल्यू घटाऊंगा क्रेडिट नोट। सर एक से ज़्यादा टैक्स इनवॉइस के रेस्पेक्ट में एक सिंगल क्रेडिट नोट इशू हो सकता है, हाँ हो सकता है। बस सिंगल क्रेडिट नोट में मेंशन कर देना कि किन किन बिल के रेस्पेक्ट में ये क्रेडिट नोट इशू हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन है इसलिए एम्फेसिस दिया है इस पॉइंट पे। आपका क्रेडिट नोट हो गया, ई वे और डिलीवरी चलाना आपको बता दिया, ठीक है। आखिरी बचता है आपका ई वे बिल, जो हम 5 मिनट में निपटाएंगे और 5 मिनट में या 10 मिनट में आपके टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चन। इससे क्विक रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलने वाला, तो इसलिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मैं बार बार नहीं कहूँगा, कर देना अपने अकॉर्डिंगली। ई इनवॉइसिंग हो गया, ई वे बिल पे चलते हैं, बहुत जल्दी बहुत अच्छे से निपटाएंगे, आपको सोच समझ में आज चला जाएगा ई वे बिल क्या क्या है। 3 कंडीशन है बेटा, याद रखना, 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का मिलेगा ई वे बिल पे। 3 कंडीशन लिख के आ जाना उसके मुंह पे, क्या क्या लिख के आओगे, ई वे बिल इशू करेगा कौन, जो रजिस्टर्ड होगा। ई वे बिल इशूड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, कब, और हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। सेकंड कंडीशन, मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैंने ये माल यूपी मेरठ से उठा के दिल्ली दिया, मैं रजिस्टर्ड हूँ मेरे को, और मैं क्या कर रहा हूँ, कॉजेज ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, यस आई एम कॉजेज ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन, कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड 50,000 रुपीज़। कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपये से ऊपर है। कंसाइनमेंट वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या क्या है,
तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ई वे बिल आपको मैंडेटरी इशू करना पड़ेगा। कौन कौन इशू करेगा, बोलो मेरे साथ बोलो। फर्स्ट कंडीशन रजिस्टर्ड पर्सन, सेकंड कंडीशन वो रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट इन्वॉल्व है गुड्स का। थर्ड कंडीशन कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड 50,000 रुपीज, तो उन लोगों को क्या इशू करना पड़ेगा, क्या इशू करना पड़ेगा, ई वे बिल। क्या इशू करना पड़ेगा, ई वे बिल। ई वे बिल का भी अलग से पोर्टल है, वहाँ पे जाके ई वे बिल बनता है, ठीक। जीएसटी पोर्टल पे इसका कोई मतलब नहीं होता। और जो आप ई वे बिल में लिखते हो वो ऑटोमेटिकली R1 में आपका पोस्ट हो जाता है, ठीक है सर। हाँ, इसको गवर्न कौन करता है वो तो लिखवाया नहीं मैंने सेक्शन, तो लिखिए सेक्शन 68 प्लस रूल 138 आपका ई वे बिल गवर्न करता है। तो 3 कंडीशन मैंने बताई ना, हाँ, तो 3 कंडीशन मैंने आपको बताई। पहली इसमें ये रही रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक, हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सेकंड एंड कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड 50,000। ये 3 कंडीशन चेप के आ जाना, 4 नंबर पक्के मिल जाएंगे। कंसाइनमेंट वैल्यू पढ़ेंगे क्या क्या है, ओके। मूवमेंट ऑफ गुड्स बताया है क्या क्या हो सकता है, मूवमेंट कैसे हो सकता है, मूवमेंट इन रिलेशन टू सप्लाई, टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हो तो भी ई वे बिल लगेगा, ठीक। फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, अदर देन सप्लाई क्या हो सकती है, डिलीवरी चलान पे, जो मैंने बताया था जॉब वर्कर को गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस पे, ठीक है ना। उस केसेस में डिलीवरी चलान लग रहे थे हमारे, तो उस केस में भी ई वे बिल लगेगा। मतलब टैक्स इनवॉइस है तो भी ई वे बिल, डिलीवरी चलान है तो भी ई वे बिल। थर्ड कंडीशन ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, बहुत आसान है बेटा। मुझे ये पेन बनाना था, और ये पेन का ये जो लास्ट का हिस्सा है ना, ये लोहे का है, तो ये वो पर्सन बनाता है जो अनरजिस्टर्ड है। तो पूरे मेरिट में मुझे ये हिस्सा ही नहीं मिल रहा उस पर्सन के अलावा, और अगर मैं उससे लेता हूँ तो आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मुझे मजबूरीवश उस पर्सन से ये लोहे का हिस्सा लेना पड़ा, ठीक है। अब लोहे का हिस्सा लेना पड़ा, मैंने कितना क्वांटिटी में लिया, 1 कुंटल, और उसका वैल्यू कितना था, 1 लाख रुपए। सर आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन, यस मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, बट वो तो नहीं है, तो वो अनरजिस्टर्ड है। पहला कंडीशन टूट गया, मैंने बोला था तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक, हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, यस मूवमेंट इन्वॉल्व है, ये लोया 1 कुंटल वहाँ से उठ के मेरे पे आएगा। थर्ड 50 लाख से ऊपर कंसाइनमेंट वैल्यू, हाँ है। तो सेकंड और थर्ड पूरी हो रही है कंडीशन, पहली टूट रही है। इसमें बोला एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, एवरी का मतलब चाहे तो रिसिपिएंट चाहे तो सप्लायर। अब जब मैं लोहा खरीद रहा हूँ तो मैं रिसिपिएंट हूँ उस केस में, ठीक है, और मैं रिसिपिएंट कैसा हूँ, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट हूँ। तो चाहे रजिस्टर्ड सप्लायर हो या रजिस्टर्ड रिसिपिएंट हो, कोई भी इशू कर सकता है ई वे बिल, ठीक है। तो यही बोला क्या, ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। ई वे बिल का नंबर होता है EWB 01, MCQ में पूछ सकते हैं। कौन भरता है, जो मूवमेंट कॉज करता है वो क्या भरता है, ई वे बिल भरता है। सर कंसाइनमेंट वैल्यू का फॉर्मूला बता दो, लिख लो। कंसाइनमेंट वैल्यू ये रहा, कंसाइनमेंट वैल्यू में क्या क्या आएगा, कंसाइनमेंट वैल्यू में आपका सेक्शन 15 की सप्लाईज आएंगी, ठीक, प्लस टैक्सेस आएंगे, कौन से, जीएसटी टैक्सेस आएंगे माइनस एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है। एग्जेम्प्ट सप्लाई को माइनस कर देना, ये क्या हो जाएगी आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है बच्चों, ओके। ये क्या हो जाएगी आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू हो जाएगी, ओके। ये 50,000 से ऊपर है तो इनवॉइस वो ई वे बिल है, नहीं है तो ई वे बिल नहीं है, ओके। ये MCQ में ये डायरेक्ट क्वेश्चन 5 नंबर में 2 चीज लिखनी है, 5 नंबर आपके सीए के पेपर में। क्या क्या मैंडेटरी इशू करना है, कुछ 50,000 60,000 नहीं देखना। मैंडेटरी इशू क्या, ई वे बिल इन 2 कंडीशन में। कब कब, जब इंटर स्टेट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है गुड्स का, बिक नहीं रहा, सेल्स नहीं हो रहा, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है गुड्स प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, तो उस केसेस में डिलीवरी चालान लगेगा, उसके साथ ई वे बिल लगेगा, ओके। दूसरा इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय अ पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। आपने सेक्शन 23 में पढ़ा था, मैंने बताया जम्मू एंड कश्मीर में शॉल सिलते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में शॉल सिलने वाले 100 लोग हैं, तो वो खरीदेंगे नहीं आपस में शॉल,
उनको कारणवश आके हिमाचल प्रदेश में या यूपी में आके शॉल बेचना पड़ेगा। तो हिमाचल प्रदेश और यूपी उत्तर प्रदेश में जब शॉल बेचेगा तो इंटर स्टेट सप्लाई हो गई सर। हाँ बेटा। तो ईवे बिल लगेगा। हाँ बेटा। बट वो तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना 23 में बना था। हाँ तो देखो ईवे बिल इशू होगा पैन नंबर प्लस पैन नंबर के द्वारा, जीएसटी नंबर के द्वारा नहीं इशू होगा। तो इस केस में क्या क्या लगेगा, इसको पैन नंबर लगेगा और ईवे बिल लगेगा। ठीक है बेटा। अच्छा, हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, कौन कॉज करेगा मूवमेंट ऑफ गुड्स? चाहे तो रिसिपिएंट कर सकता है, चाहे सप्लायर कर सकता है, कोई भी करे, बट रजिस्टर्ड पर्सन दोनों में से जो भी हो वो क्या कर देना, ईवे बिल डाल देना। ठीक है, ये हो गया। इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश इन ईवे बिल, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाएंगी? तो पार्ट ए में क्या क्या जाएगा? पार्ट ए टू बी फर्निश बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर हो, चाहे रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपिएंट हो। ओके, जो कॉज कर रहा है मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके सर। पार्ट बी कौन भरेगा? ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर अपने प्लेस से जहां माल छोड़ेगा वहां तक क्या भरेगा? पार्ट बी भरेगा उसका, वो आगे की प्रोसेस होती है। ठीक, तो टू बी फर्निश बाय द पर्सन हु ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो पार्ट बी भरेगा। हम क्या भर के देते हैं? पार्ट ए। वहाँ क्या भरते हैं वो लोग? पार्ट बी भरते हैं। कंसोलिडेट भरते हैं वो, मतलब जैसे 1000 बिल इकट्ठे हुए, 1000 बिल का एंट्री डाला, पार्ट भी भरा, एक ईवे बिल निकल के आएगा, उसे हम कहेंगे कंसोलिडेट ईवे बिल, जिसका नंबर होगा, याद रखना एमसीक्यू में एक नंबर के लिए पूछ सकते हैं, EWB 02। 01 क्या होता है? जब हम पार्ट ए भरते हैं उसको 01 कह देते हैं लोग। ठीक है, आएगा अभी नीचे आएगा, आ रहे हैं। ओके सर। हु कैन जनरेट द ईवे बिल, बता दिया। पार्ट ए कौन करेगा? रजिस्टर्ड करेगा, चाहे रिसिपिएंट चाहे सप्लायर। पार्ट बी कौन करेगा? ट्रांसपोर्टर। अदर पॉइंट ये याद रखना, रेलवे के केस में एक एक्सेप्शन रेलवे है। अगर मैंने माल रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराया तो ईवी बिल कब जनरेट होगा? जब रेलवे उस गुड्स को डिलीवर करने वाला होगा, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ईवी बिल जनरेट होगा। सर हमें पता ही नहीं हमारा माल किस गाड़ी से जाएगा। जैसे मेरठ से दिल्ली जाना था तो 10 ट्रेन जाती हैं, अब पता नहीं रेलवे कौन सी ट्रेन में रख के भेजे, तो मुझे तो ट्रांसपोर्टर जो नंबर भरना पड़ता है ना, व्हीकल नंबर, वो तो मुझे खाली भरना पड़ेगा, और खाली भरूंगा तो मेरा पार्ट ए नहीं भरा जाएगा। तो सर इन केस ऑफ रेलवे के केस में, अगर रेलवे के केस में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ईवी बिल भरना पड़ेगा, बिना मतलब कैसे? मेरे एक दोस्त है लवी, वो दिल्ली में माल बेचता है, उसने कहा भाई ये पेन 10,000 पेन मेरे को सप्लाई कर दे। मैंने कहा ठीक है। मैंने 10,000 पेन रेलवे को दिया और बोला ये रहा बिल, ईवे बिल मैं जनरेट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आपकी गाड़ी नहीं पता, कौन सी गाड़ी से भेजोगे आप, ये 10,000 पेन दिल्ली में लवी पर्सन है उसको दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। माल चढ़ा किसी भी गाड़ी में, किसी भी ट्रेन में, दिल्ली उतर गया, लवी पहुंचा कि लो जी सेम बिल ये रहा मेरा, जो मधुर ने दिया होगा आपको, मेरठ वाले, मधुर ने, यूपी वाले ने, मैं दिल्ली का हूँ, मेरे को ये माल दे दो। रेलवे डिपार्टमेंट देने का नहीं है। रेलवे डिपार्टमेंट बोलेगा लवी से कि या तो तू या मधुर क्या भर दे, एक ईवे बिल भरो। तो ईवे बिल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फ्रॉम रेलवे डिपार्टमेंट टू द लवी टू द रिसिपिएंट। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इन केस ऑफ रेलवे ईवे बिल भरना पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखो ये लिखा डिलीवरी, सही है। डिटेल ऑफ कन्वेंस मे नॉट बी फर्निश इन पार्ट बी, ये इंट्रा पढ़ेगा, कुछ बताएगा, पढ़ लेना, कुछ भी बोल रहा है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस, क्या होता है? मैंने एक ट्रक से माल भेजा, अब ट्रक क्या मशीन है, रास्ते में खराब हो गई, अब उसका नंबर है UP 15 T1762, अब वो रास्ते में खराब हो गई, अब ईवे बिल पे तो वही नंबर पड़ा है ना 1762, अब माल जा रहा है 1765 से, तो इस केस में ईवे बिल को अपडेट करेगा, कौन अपडेट करेगा? ट्रांसपोर्टर अपडेट करेगा, न्यू ईवे बिल जनरेट नहीं होगा इस केस में। अच्छा, कंसोलिडेट ईवे बिल इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मैंने बोला था ना, रोड ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी होगी वो क्या करेगी? कंसोलिडेट ईवे बिल लिख लेगी, और उसका नंबर क्या हुआ? EWB 02, बताया था अभी। ओके ठीक। कैंसिलेशन ऑफ ईवे बिल 24 घंटे में बेटा कैंसिल कर सकते हो। ठीक है। वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में पक्का आने वाला है पॉइंट। कितने दिन के लिए वैलिडेट होगा ईवे बिल? मैंने आज जनरेट करा, कितने दिन तक के लिए वैलिडेट होगा?
तो इस केस में अगर मूवमेंट 200 किलोमीटर तक है, 200 किलोमीटर तक है तो कितना, एक दिन देंगे। 200 किलोमीटर से ज़्यादा है, सपोज 300 किलोमीटर मूवमेंट जा रहा है, तो 200 किलोमीटर तक एक दिन और अनदर 200 किलोमीटर तक 1 दिन, और पार्ट ऑफ द डे कंसीडर एज फुल, तो 2 दिन कंसीडर होंगे। सर ये 2 दिन कब से देखेंगे, सपोज आज तारीख है 25/4/2022, तो आज की रात के 12 बजे से 24 घंटे चलेंगे। तो जैसे मैंने 25/4/2022 को एक ईवी बिल बनाया, तो इस रात की 12 बजे मतलब 26/4/2022 से अगर 200 विदिन 200 किलोमीटर जा रहा है मेरा माल, तो 27/4/2022 तक मेरा ईवी बिल क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। सर हमने कहीं पढ़ा था 200 नहीं 20 किलोमीटर पे एक दिन दे देंगे। हाँ, जब आपका माल ओवर डायमेंशनल कार्गो में जा रहा है, आपने कभी देखा होगा जो हाईवेज होते हैं उस पर बहुत बड़ी बड़ी ट्रक चलते हैं, वो होते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। आप उसको ओवरटेक करके निकल जाते हो ना, हाँ, तो उनकी स्पीड बेटा कम होती है, वो 200 किलोमीटर नहीं नाप सकते एक दिन में। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर ऐसा कोई कार्गो जा रहा है तो उसके लिए 20 किलोमीटर पर डे देंगे, तो 200 की लिमिट क्या हो जाएगी, 20 डेज। सर और एक अमेंडमेंट आई और बोला मल्टी शिपमेंट मॉडल क्या होता है। सर मल्टी शिपमेंट मॉडल होता है 10 किलोमीटर ट्रक से भेजा, 10 किलोमीटर कार से भेजा, 10 किलोमीटर मैंने पैदल ही ले गया। सर ये हो गया मल्टी शिपमेंट मॉडल। तो इस केसेस में भी 20 किलोमीटर दिया जाएगा, ना कि 200 किलोमीटर पर डे दिया जाएगा। ओके बेटा। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ईवी बिल। सर मैंने ईवी बिल जनरेट करा, रिसिपिएंट के पोर्टल पे आ जाएगा वो, हाँ आ जाएगा। रिसिपिएंट उसको एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। इसकी टाइम लिमिट क्या है, लिख लो, अर्लियर ऑफ क्या क्या 72 आवर्स, और बताओ अर्लियर ऑफ 72 आवर्स, और टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर। सर डिलीवरी कैसे, जब उसको हैंड डिलीवरी प्रोवाइड कर दी, टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक, विच एवर इज अर्लियर क्या होगी उसकी, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की टाइम लिमिट। इज ईवी बिल इज रिक्वायर्ड इन ऑल केसेस, ऑल केसेस नहीं, इस पे भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। रेफर पेज नंबर कौन सा, 8.66, 8.66 निकालते हैं। ये रहा, क्या बोला है, बोला है सिचुएशन वेयर ईवी बिल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। क्या कौन कौन से केसेस हैं मैं बता रहा हूँ, कुछ होंगी लिखी होंगी एग्जेम्प्ट सप्लाई, क्योंकि वो तो कंसाइनमेंट वैल्यू में नहीं आ रही। कभी कभी क्या होता है, हम माल काटा तोला पे रखने जाते हैं, जैसे हमने माल ट्रक में लोड करवा दिया, फिर हमने देखा वो धर्म काटा लिखा होता है, हम धर्म काटे पे तुलवाने जा रहे हैं और धर्म काटा 20 किलोमीटर दूर है, तो मुझे ईवी बिल डालना पड़ेगा क्या 20 किलोमीटर का, मैं तो तुलवा के वापस ले आऊँगा, नहीं डालना। तो इन केसेस में ईवी बिल नहीं इशू करना। सर एक केस लिखा होगा, आपने माल ट्रक से नहीं भेजा ना छोटे हाथी से भेजा, आपने माल रिक्शा ठेला भाड़े से भेज दिया, क्या ईवी बिल डालूं, क्या रिक्शा का कोई नंबर है, नहीं डाल सकते। तो इन केसेस में ईवी बिल नहीं डाल सकते, पढ़ लेना, आपके लिए मैंने बता दिए जो जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने मुंह से ही बता दिए, ठीक। और फाइनल लेवल के कुछ लिखे हैं जो आपके लिए रेलिवेंट भी नहीं है, ठीक। इसको एक बार गो थ्रू कर लेना कि क्या क्या केस है, मगर क्वेश्चन जरूर आ सकता है इस पे। ओके बेटा, अब ये हो गया पॉइंट। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स डिवाइस टू बी कैरिड आउट बाय पर्सन इन चार्ज। सर पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस क्या होता है, उस ट्रक का ट्रक ड्राइवर को क्या क्या इन्वॉइसेस क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे, तो उसको क्या रखना पड़ेगा, एक तो ओरिजिनल इन्वॉइस जो किसने भरा है, देखो एक तो इन्वॉइस जो टैक्स इन्वॉइस हो या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चलान, वो होना चाहिए उस पर, गुड्स होने चाहिए उस पर, ये नहीं कि बिल लेके जा रहा है, गुड्स भी तो हो, प्लस ईवे बिल हो, ईवे बिल की कॉपी हो। अगर कॉपी नहीं है तो कंसोलिडेट ईवे बिल भरा हो, एक कॉपी उसकी हो, अगर सारे ईवे बिल की कॉपी ना है, ठीक है। प्लस आगे कंसेप्ट डालेंगे, आजकल आपने देखा होगा हर की गाड़ी पे क्या लग गया, हर की गाड़ी पे एक वो लग गया है जिसे हम क्या कहते हैं, हाईवे पे जो पैसे कटते हैं, एक कार्ड होता है ना, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उससे पैसे कटते हैं ना, जो हर अब टोल प्लाजास पे पैसे कटते हैं, तो उसे RFID कहते हैं इनके केस में।
तो RFID लगा देंगे ट्रक्स पे, और जैसे ही ट्रक क्रॉस होगा कहाँ से, जहाँ ऑफिसर्स खड़े हैं चेकिंग करने वाले, तो विदाउट रोके बिना उन्हें वो डॉक्यूमेंट डिटरमिन कर लेंगे कि कितने डॉक्यूमेंट है और कितने गुड्स रखे हैं इसमें। इसे कहते हैं RFID सिस्टम। ये डिपार्टमेंट ने सोच के रख लिया है। डिपार्टमेंट आपसे 4 कदम आगे चल रहा है। तो आगे वाले टाइम में ई-वे बिल का कंसेप्ट को ये समराइज करके RFID में ला देंगे। एक आईडी होगी, एक चिप की लगा देंगे, और जैसे ही नाके से आपका ट्रक निकला आपको ये पता चल जाएगा कि इतने गुड्स हैं और इतने ई-वे बिल का सामान है, और अगर वो डिफरेंस हुआ तो वहीं ट्रक को रोक लिया जाएगा। ठीक, ये कंसेप्ट बात का अभी इम्प्लीमेंट नहीं है, सोच लिया है डिपार्टमेंट ने। वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड कन्वेंस कर सकता है, हाँ, ऑफिसर जो नाके पे खड़ा है आपका गुड्स, आपका ट्रक्स रखवा के चेक कर सकता है कि क्या क्या ले जा रहे हो। ठीक है, ओके। इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द गुड्स, जो इंस्पेक्शन कराया उस ऑफिसर ने, उसका इंटीरियम रिपोर्ट 24 घंटे में विदिन 24 आवर्स पोर्टल पे डालना पड़ेगा इंटीरियम रिपोर्ट्स, और फाइनल रिपोर्ट 3 दिन के अंदर अंदर कहाँ पे डालनी पड़ेगी, पोर्टल पे डालनी पड़ेगी। ओके सर, अगर आपको 30 मिनट से ज़्यादा रोक लिया ट्रक ड्राइवर को, तो ट्रक ड्राइवर उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकता है। एक्सीडिंग 30 मिनट से ज़्यादा अगर ट्रक ड्राइवर को रोक लिया, उसकी कंप्लेंट ऑनलाइन कर सकता है उस ऑफिसर्स की कि वो मुझे परेशान कर रहे हैं 30 मिनट से ज़्यादा रोक के। ओके सर, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ भी, लास्ट टॉपिक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इनवॉइसिंग इन पार्ट ए ऑफ GST EWV 01, किन किन को रोक देंगे कि आप अपना ई-वे बिल नहीं भर सकते। तो कंपोजिशन डीलर है तो लास्ट 2 पीरियड का, मतलब 2 पीरियड का टैक्स नहीं डिपॉजिट करा। कंपोजिशन डीलर किस में डिपॉजिट करता है, CMP 08 में। तो लास्ट, ये क्वार्टरली जमा होता है इनका टैक्स, तो लास्ट 2 क्वार्टर का टैक्स जमा नहीं करा, आपको ई-वे बिल हटा देंगे, आपका ई-वे बिल क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कंपोजिशन। कोई नॉर्मल पर्सन है, अपनी 2 महीने की या 2 क्वार्टर की R1 नहीं भरी, आपको हटा देंगे कि आपका ई-वे बिल ब्लॉक कर देंगे। किसी ने 3B, यहाँ पे 3B है बेटा, यहाँ 3B है, किसी ने 2 महीने की या 2 क्वार्टर की R1 नहीं भरी, उसका ई-वे बिल ब्लॉक कर देंगे। किसी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया, सस्पेंड हमने देखा था सेक्शन 29 में कि क्या क्या केस हो सकते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन भी कर सकता है, प्रॉपर ऑफिसर भी कर सकता है, उस केस में आपका ई-वे बिल ब्लॉक कर देंगे। और कमिश्नर से आप रिक्वेस्ट करके खोल सकते हो कि आगे मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, आपका ई-वे बिल ब्लॉक से हट जाएगा। बहुत जल्दी के साथ 10 मिनट में टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चन बहुत जल्दी निपटा दें। क्वेश्चन नंबर 1, सुल्तान इंडस्ट्री लिमिटेड दिल्ली एंटर इनटू कॉन्टैक्ट विद द प्रकाश एंटरप्रेन्योर्स of the Delhi for supply of the spare parts of the machine on 7th September. The spare parts were delivered on 30th September. Sultan Industry Limited remove पढ़ा था ना, at the time of removal और before, तो किस दिन रिमूव हुए हैं, 29th September। तो इस केस में टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगा, 29th September। जिसको नहीं समझ में आ रहा ना, अच्छे से नहीं देखा रिवीजन वीडियो। MBM केयर टेकर्स आर रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। ओके, ऑन 1 अप्रैल ही एंटर इनटू अ एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज। एनुअल 3 महीने से ज़्यादा कॉन्टिन्यूस सर्विसेज, पेमेंट टर्म कैन बी डिफाइंड, इट कॉन्स्टिट्यूट एज अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इस केस में टाइम लिमिट फॉर इशूइंग इनवॉइस क्या होता है, तो जिस तारीख को पेमेंट टर्म डिफाइंड हुई हैं, तो इस केस में पेमेंट टर्म डिफाइन हुई है 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। तो इन डेटों को क्या इशू करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सेकंड हो गया, द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ संगरी सर्विसेज लिमिटेड दिल्ली एक्सीड 20 लाख। होमवर्क लिखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, श्याम फैब्रिक हैज़ ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी स्कीम इन करंट फाइनेंशियल ईयर, इट अप्रोचेज यू एडवाइज वेदर इट मैंडेट टू इशू इनवॉइस आ टैक्स इनवॉइस। क्या बताओ, कंपोजिशन डीलर को टैक्स इनवॉइस देना है, बिल ऑफ सप्लाई देना है। बहुत अच्छे, जिसने बिल ऑफ सप्लाई बोला उसने अच्छे से पढ़ा है। 5th, रॉयल फैशन आर रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ डिजाइनर ऑफ आउटफिट्स इन दिल्ली डिसाइड टू एग्जिबिट इट्स प्रोडक्ट्स इन फैशन शो being organized at Hotel Park Royal Delhi at 4th January
फॉर द ओकेजन इट गेट्स द सर्विस बाय वे ऑफ मेक ओवर इट्स मॉडल्स, बहुत सारी चीज़ बोली है। क्वेश्चन क्या करता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द टैक्स इनवॉइस हैज़ बीन इशूड विद इन द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब अंडर लॉ। ये सर्विसेज का केस है, ठीक, कहीं मैंने सर्विस पढ़ा था, अभी कहीं मैंने सर्विस पढ़ा था, तो सर्विसेज के केस में 30 दिन मिले हैं और 45 डेज या 45 डेज बैंकिंग, इंश्योरेंस और NBFC को मिले हैं, तो आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक। ये कंसल्टेंट है, ये भी वही है, सर्विसेज का केस, इसका भी आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6, किड्जी टॉय लिमिटेड अ होलसेलर। ये क्वेश्चन मैं बताऊं क्यों स्किप करा रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन इतना अच्छा करा दिया। किड्जी टॉयज लिमिटेड अ होलसेलर ऑफ द टॉयज रजिस्टर्ड इन चंडीगढ़ इज रिनाउंड इन लोकल मार्केट फॉर वेराइटी ऑफ द टॉयज एंड देयर रीजनेबल प्राइजेस। किड्जी टॉयज लिमिटेड मेक सप्लाई ऑफ 100 पीसेज ऑफ बेबी लर्निंग लैपटॉप एंड chat learning phones to Nancy General Store on 25th of September by issuing of invoice amounting to rupees 1 lakh. However, the said toys written by Nancy General Store on 30th September discuss which document Kidsy Toy Limited issued in such case. जब माल बेचा होगा टैक्स इनवॉइस, माल वापिस आया, सेल्स रिटर्न, क्या क्रेडिट नोट, वैल्यू गिरा क्रेडिट नोट, वैल्यू उठा डेबिट नोट, दिमाग में रखना, क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट। क्वेश्चन नंबर 7, राणा संघा लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर हैविंग मेड द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई टू द कस्टमर बाबुर इन द क्वार्टर एंडेड 30 जून। ये माल बेचा है, ये इनवॉइसेस है, क्या बोलता है, गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल नंबर 102, बिल नंबर 230, 254 हैज़ बिन रिटर्न बाय द बाबर, ठीक, बाबुर। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस राणा संघा वेदर इट कैन इशू अ कंसोलिडेट क्रेडिट नोट। मैंने बोला था, क्वेश्चन है कंसोलिडेट क्रेडिट नोट इशू कर सकता है सब बिल का, हाँ, बट कंसोलिडेट क्रेडिट नोट में बिल नंबर 102, 230, 254 का रेफरेंस डालना पड़ेगा, ठीक। यस, 1 सिंगल क्रेडिट नोट कैन बी इशूड, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, होमवर्क बोलता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, अ रजिस्टर्ड पर्सन इज मैंडेटरी इशूड सेपरेट इनवॉइस फॉर टैक्सेबल ना। मैंने बोला था ना, अगर इस बोतल, जो मेरी बोतल है, ठीक, और ये पेन, ये टैक्सेबल है और वो बोतल एग्जेम्प्ट है, तो क्या इशू करूँगा, टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, NBFC 45 डेज पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 11, शक्ति, अच्छा NBFC को बोला कंसोलिडेट का केस, हाँ, आपका देखते हो बैंक एक ही इनवॉइस इशू करता है, एक महीने का एक, हाँ कर सकता है। शक्ति एंटरप्राइजेस कोलकाता एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सूरज एंटरप्राइजेस। लास्ट के क्वेश्चन चलने बेटा, बस खत्म होने वाला है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं मुझे रिमूव दिख रहा है, कुछ रिमूव फ्रॉम द फैक्ट्री एट 11 अक्टूबर, तो टाइम लिमिट पूछा होगा तो 11 अक्टूबर। रिमूव दिखते ही डेट ऑफ रिमूवल डाल देना, कुछ नहीं देखना। ट्रस्ट एंड फंड लिमिटेड एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड इट्स सर्विसेज फॉर एन इवेंट एट कपूर फिल्म एजेंसी मुंबई ऑन 5 जून। मैंने बोला था सर्विसेज, देखो लिखा है सर्विसेज, 5 जून को कंप्लीट हुई है सर्विस, यहाँ से 30 दिन, 5 जून को हटा दो, क्या बैठेगा 5 जुलाई। तो 5 जुलाई को डेट ऑफ इशूइंग ऑफ इनवॉइस क्या है, 5 जुलाई, ठीक है। अच्छा, उदय सिंह अ रजिस्टर्ड सप्लायर हैज़ रिसीव्ड एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ दी सर्विसेज। एडवांस पेमेंट मिला, क्या इशू करूँगा, रिसीट वाउचर। अगर ये रिफंड करना पड़ गया, क्या इशू करूँगा, रिफंड वाउचर। तो देखना इसमें कहीं रिफंड की बात कर रहा होगा तो यहाँ पे रिफंड वाउचर लगेगा, ठीक है। Bojraj, a registered person, last 2 question. Bojraj, a registered person, have availed GTA service on which he liable to pay tax under reverse charge. He wishes to know whether he required to issue invoice. Yes, self invoice and payment voucher. जिसके भी दिमाग में आया है, बहुत अच्छा तोड़ रिवीजन हुआ है, ठीक। तो सेल्फ इनवॉइस, और सच्ची बात है आ रहा होगा दिमाग में, ऐसी बात नहीं है। एंड पेमेंट वाउचर। सीताराम टेक्सटाइल है सेंड क्लोथ फॉर डाइंग टू इट जॉब वर्कर। जॉब वर्कर को सेंड करा क्या, फैब्रिक, ठीक, क्या इशू करेगा, डिलीवरी चलान। इट विशेज टू नो वेदर इट इज इशू अ टैक्स इनवॉइस। नाना बेटा टैक्स इनवॉइस नहीं, आपने जॉब वर्कर को माल बेचा नहीं है, आपने जॉब वर्कर को माल बनाने के लिए दिया है।
तो जब माल बेचा नहीं है तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करूँगा, डिलीवरी चलान दूंगा उसको। ओके सर, तो टैक्स इनवॉइस इशू करे ना, ना बेटा टैक्स इनवॉइस इशू मत कर। ऑन सेंडिंग ऑफ द गुड्स टू जॉब वर्कर, नो। प्लीज एडवाइज हिम विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट। आप लिखेंगे एज पर सेक्शन 31, एज पर सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड, इन दिस केस डिलीवरी चलान इज टू बी इशूड। ठीक है, यहाँ हमारा टैक्स इनवॉइस का चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता है। होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा और आया भी होगा। डेफिनेटली आप इस अटेम्प्ट में GST को 100% निकाल सकते हैं इन रिवीजन वीडियो के थ्रू। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। बाय।